नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। आज हम बात करेंगे देश में सबसे ज़्यादा नियंत्रण वाले कृषि क्षेत्र के एक सेक्टर की। बात हम कर रहे हैं शुगर इंडस्ट्री की। अभी तक जिस तरीके से 1991 का लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी आई थी उसमें बहुत सारा जो खुलापन लाया गया देश में, कानूनों के रूप में, नियमों को लेकर के, इंडस्ट्री और बिजनेस को लेकर के। लेकिन चीनी शुगर एक ऐसा सेक्टर है जिसपे नियंत्रण कम नहीं हुए। एक आध बार कम करने की कोशिश की गई लेकिन उनको वापस लाया गया। अब एक नया शुगर कंट्रोल ऑर्डर सरकार ने जारी किया है। कल खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने उसके बारे में एक सूचना जारी की और शायद उसका नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगा। शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 के बाद शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2025 लाया गया है। उसमें कई सारी जो तब्दीलियां हैं, जो चीनी की परिभाषा है, उसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनकी परिभाषा है, उस सब में बदलाव किया गया है। और एक जो बड़ा बदलाव है वो ये है कि खांडसारी इंडस्ट्री, गुड़ और खांडसारी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको चीनी की जो विस्तृत डेफिनेशन है उसके तहत ले आया गया है। और इसमें बड़ा मसला है कि जो खांडसारी इकाइयाँ 500 टन प्रतिदिन से ज़्यादा के गन्ने को क्रश करती हैं, जिसे 500 TCD छोटी टर्म में हम लोग बोलते हैं, उससे ज़्यादा की जिनकी क्षमता है, वो अब शुगर कंट्रोल ऑर्डर के तहत चीनी उद्योग के ऊपर, चीनी मिलों के ऊपर जो जिस तरीके के नियम कायदे लागू हैं वो सब उसके ऊपर लागू हो जाएंगे। सरकार ने बताया जो बड़ी बात है कि FRP, गन्ने के लिए जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जिसे हम बोलते हैं, वो अब इन मिलों को देना पड़ेगा। ये जो खांडसारी इकाइयां हैं इनको अपना उत्पादन के जो आंकड़े हैं चीनी मिलों की तरीके से जो सरकार ने एक व्यवस्था की है मंत्रालय में, वहां पर अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है। जब ये इसकी थोड़ी सी भूमिका मैं बताऊं आपको कि सितंबर में जो है ये 2024 में सरकार ने इसका ड्राफ्ट जारी किया था और उस वक्त इसको शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2024 कहा गया था। उसमें तमाम सारी आपत्तियां और जो सुझाव मांगे गए थे और चीनी उद्योग ने कई मसलों पर, बाई प्रोडक्ट्स के मामले में खास तौर से, अपने सुझाव इसके अगेंस्ट दिए थे। अब उन सबको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया और एक जो चीनी मूल्य का जो आदेश था नियंत्रण का 2018 का, उसको भी इसमें समाहित कर लिया गया। सरकार ने जो न्यूनतम बिक्री मूल्य चीनी के लिए तय किया है उसके लिए जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो प्रावधान था उसको इसके तहत शामिल कर लिया गया। अभी इस आदेश में यह नहीं बताया गया है कि जो शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर है 1966 का, क्या उसमें भी तब्दीली की गई? मेरे ख्याल से उसका इसमें जिक्र नहीं है। लेकिन क्योंकि गन्ने का जो मूल्य भुगतान है वो FRP की जो व्यवस्था है वो शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर के तहत होती है। उसमें 14 दिन के अंदर भुगतान करना होता है। और जो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 2025-26 के लिए FRP की घोषणा की है, कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है और इसको जो है बढ़ाया गया है 15 रुपया। 2025-26 की जो फसल है उसके लिए 355 रुपया प्रति क्विंटल किया गया है और उसके लिए जो बेस रिकवरी है वो 10.25% रखी गई है। इसके ऊपर अगर रिकवरी होगी गन्ने में चीनी की तो ज़्यादा दाम मिलेगा और नीचे होगी तो कम दाम मिलेगा। लेकिन 9.5% के आधार पर जो दाम तय होगा उससे नीचे का दाम नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊं कि इसको लेकर के भी कई चीज़ें सामने आ सकती हैं। एक तो पहला ये है कि जो गुड़ और खांडसारी उद्योग है वो एक तरीके का कुटीर उद्योग है, टर्शरी है और बहुत सारी जगहों पर जो कुछ लोग आपस में इकट्ठा होकर के अपनी थोड़ी पूंजी लगा करके गुड़ और खांडसारी उद्योग शुरू करते हैं। कुछ ने उसको स्केल अप किया, थोड़ा बड़ा किया है। सो ये एक तरीके से जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर लोगों को रोजगार देने का एक विकल्प है, कुछ उद्यमी तैयार करने का विकल्प है। लेकिन अगर इसके ऊपर चीनी उद्योग की तरह के नियंत्रण होंगे तो ये उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। इसको लेकर के जो खांडसारी उद्योग है उसने अपने जो बातें थी वो सरकार के सामने रखी थी। लेकिन एक ये भी पक्ष है कि जो 500 टन से ऊपर की जो क्षमता रखी गई है वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है और इसमें अभी तक के जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं उसके तहत जो 500 टन से ज़्यादा की जो क्षमता वाली जो यूनिट है उनकी संख्या अभी
373 जो है इकाइयाँ इसमें आती हैं जो खांडसारी उद्योग में है। उसमें 66 इकाइयाँ ऐसी हैं जो इससे थोड़ा ज़्यादा 500 टन की क्षमता से ज़्यादा वो काम कर रही है। सरकार का कहना है कि ये जो व्यवस्था है, जब इनको एफआरपी देना पड़े, एक तो किसानों को वो कम दाम नहीं दे सकते, दूसरे जो चीनी का उत्पादन है उसको आकलन करने में बेहतर होगा सरकार के लिए। अब एक बात ये भी है कि सरकार चीनी का जो उत्पादन है उसको गन्ने के उत्पादन के हिसाब से ज़्यादा तरीके से आकलन करती है, और अभी भी जो उद्योग है लगातार उद्योग आंकड़े जारी करता है। इसमें मैं बताऊं डिस्क्रिपेंसी कितनी है कि सीजन के शुरू में चीनी उद्योग ने कहा कि 320 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा, लेकिन अभी के जो ताजा आंकड़े हैं उसमें कहा जा रहा है कि 259 लाख टन का उत्पादन होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं करीब करीब 60 लाख टन का जो डिफरेंस है वो सीजन के शुरू में जो बताया गया था उसमें और अभी तक में अंतर आ गया। और इससे आप समझ सकते हैं कि ये इस तरीके के जो अनुमान हैं वो कीमतों को कैसे प्रभावित करते हैं, और वो गन्ने की कीमतों को भी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा उत्पादन होगा तो चीनी मिलें कम दाम देंगे। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इस बार 370 रुपये प्रति क्विंटल का जो अगेती प्रजाति है उसके लिए एसएपी तय किया है, जो इसके पहले साल भी था। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि जो उद्योग ने जो अनुमान दिया था शुरू में, उससे 60 लाख टन उत्पादन कम हो गया। अधिक उत्पादन के आधार पर ही सरकार ने 10 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी। पिछले साल के मुकाबले जो चीनी का एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो करीब 5 से 6 रुपया ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं कहूँ, जहाँ करीब 92 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा और देश का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होगा, वहाँ पर किसानों को पुराना दाम मिला, लेकिन चीनी मिलों को एक्स्ट्रा दाम चीनी के ऊपर मिल रहा है। यानी कि जो किसान है उसको लेकर सरकार की चिंता भले ही हमें एफआरपी का जो अनाउंस किया है उसमें दिखे, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके अलग है। दूसरी बात यह है कि जो राज्य हैं उत्तर के, उसमें उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, यहाँ पर स्टेट एडवाइज्ड प्राइस दिया जाता है। उसी का मैंने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में अगेती प्रजाति के लिए 370 है, उत्तर हरियाणा में 400 रुपया है, पंजाब में 400 रुपये से भी ज़्यादा है। तो फिर उत्तर प्रदेश में कम क्यों, एक ये भी सवाल उठता है। दूसरी बात यह है कि ये जो अनुमान है उद्योग के, वो कहीं ना कहीं गन्ने की जो कीमत किसानों को मिलती है उसको सीधे प्रभावित करते हैं। दूसरी बात यह है कि 2023-24 का जो क्रशिंग सीजन था और जो 2024-25 का क्रशिंग सीजन है, उसके बीच में उत्तर प्रदेश में जो गन्ने का कुल रकबा है उसमें 50,000 हेक्टेयर की गिरावट आई है। और ये माना जाता है कि किसान दूसरी फसलों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उन्हें बेहतर कीमत नहीं मिल पा रही है, और ये उद्योग की भी एक चिंता अब सामने आई है। अब इंडस्ट्री भी कह रही है कि अगर किसान को बेहतर दाम नहीं मिलेगा तो वो गन्ने की फसल नहीं उगाएंगे, और चीनी उद्योग को फिर केन जो है, जो गन्ना है, उसकी आपूर्ति कैसे होगी। मैं यहाँ बताऊं कि इस बार महाराष्ट्र में जो चीनी मिले हैं उनकी औसत पेराई अवधि 89 डेज 79 दिन रही है, जबकि आर्थिक रूप से किसी मिल की जो वायबिलिटी है वो कम से कम 120 दिन तो चलना ही चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादातर चीनी मिले समय से पहले बंद हुई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो खांडसारी उद्योग है वहाँ जो गन्ने का डाइवर्जन होता है उसको रोकने के लिए इस तरीके का कदम उठाया गया हो। और सवाल है कि सिर्फ ये नहीं कि 500 टन से ज़्यादा की क्षमता की जो खांडसारी और गुड़ इकाइयाँ होंगी उनसे नीचे वालों के ऊपर भी जिम्मा आएगा, क्योंकि सबको डिक्लेयर तो करना पड़ेगा कि उनकी क्षमता कितनी है। तो सवाल ये है कि एक और सीधी बात है जो इंडस्ट्री के लोग भी कहते हैं और रेगुलेटर के यहाँ जो सरकार में बड़े पदाधिकारी हैं उनका भी ये मानना है कि शुगर सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड सेक्टर है। ऐसी क्या सेंसिटिविटी है चीनी में कि एक एक दाने का रिकॉर्ड सरकार को चाहिए। सरकार हर महीने अभी भी चीनी की बिक्री का कोटा जारी करती है, जबकि जो दूसरी खाद्य वस्तुएं हैं उनके बारे में कोई इस तरीके का नहीं है। हालांकि इस बार गेहूं के ऊपर जब पीछे स्टॉक लिमिट लगाई गई थी, अभी बताया कि जो बाजार में खरीदारी होगी प्राइवेट सेक्टर की उनको सरकार को बताना पड़ेगा, लेकिन तमाम सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, तमाम सारे और दूसरे खाद्य उत्पाद हैं जहां पर किसी को इससे मतलब नहीं है। तो ये जो ओवर कंट्रोल जो है, जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तमाम सारे क्षेत्रों में, और ये सवाल इंडस्ट्री की तरफ से भी आता है। जो मोलेसिस है उसके लिए भी कंट्रोल है कि जो बाई प्रोडक्ट निकलता है शीरा, वो कितना सरकार को देना पड़ता है। यूपी में खास तौर से लिकर इंडस्ट्री के लिए जो देशी शराब बनाने की इकाइयाँ होती हैं। तो ओवर कंट्रोल और ओवर रेगुलेशंस जो है
वो बिजनेस के मामले में किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। अब मेरे ख्याल से ये जो नया जो कंट्रोल ऑर्डर आया है उसमें रो शुगर की डेफिनेशन भी बदली गई है और खांड, बूरा, गुड़, शक्कर सबको इसके तहत लाया गया है। ठीक है, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए तमाम सारे जो खाद्य उत्पाद हैं उनकी डेफिनेशन होनी चाहिए, लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि आपको रूरल सेक्टर में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर छोटे छोटे उद्योगों को फलने फूलने का मौका देना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि सरकार जो छोटी इकाइयाँ हैं उनके ऊपर उस तरह की सख्ती नहीं बरतेगी, उनके ऊपर बड़ी जो चीनी मिलें हैं उस तरीके की शर्तें नहीं ला देगी, उससे उनको बचना चाहिए। क्योंकि अभी भी जो सबसे ज़्यादा आबादी कामकाज के लिए कृषि और जो उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में अपनी आजीविका कमाती है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें कोई बाधा ना आए। और एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि इसके बारे में एक हो सकता है इन्फ्लेशन का प्रेशर हो, चीनी के दाम थोड़े से बढ़ते हैं तो तमाम सारे इवन मीडिया में भी बहुत तेज़ी से क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, जबकि दूसरी खाद्य वस्तुओं के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। और शुगर का जो कंजम्पशन है, जो उपभोग है, वो आम आदमी का जो फूड बास्केट है उसमें उतना ज़्यादा नहीं है, और दूसरी जो उत्पाद है उनके दाम तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ये अब सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा तरीके से जो नियमन है उसको थोड़ा कम करना चाहिए। और जब शुगर कंट्रोल ऑर्डर में बदलाव हो ही रहा था तो मेरे ख्याल से उसको और आसान बनाना चाहिए था, न कि उसको और नई नई चीज़ें उसके तहत ला करके। हालांकि दावा यही कहा गया कि किसानों को ज़्यादा दाम FRP मिलेगा, लेकिन जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, देश का आधे से ज़्यादा उत्पादन जहाँ होता है वहाँ SAP है। अब राज्य सरकारों को भी देखना पड़ेगा कैसे उसको लागू करेंगे, क्योंकि FRP जिस कानून के तहत लागू होता है वो केंद्र का कानून है। और बहुत सारी चीनी मिलें FRP के अलावा SAP का भी समय से भुगतान नहीं करती। उत्तर प्रदेश में तमाम सारी चीनी मिलें हैं जिन्होंने अभी चालू सीजन का महीना 2 महीना का ही भुगतान किया है, जबकि शुगर केयर कंट्रोल ऑर्डर तो कहता है कि 14 दिन के अंदर भुगतान करना चाहिए, उसके बाद पेनल्टी लगेगी, ब्याज होगा। लेकिन ये सब जो इस तरीके के नियम हैं उसके ऊपर सरकार उतना गंभीरता से ध्यान नहीं देती जितना देना चाहिए। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे जो खबरों के जो वेबसाइट्स हैं ruralvoice.in हिंदी में और eng.ruralvoice.in अंग्रेजी में, उसको सब्सक्राइब करें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन यहाँ पर दिए हुए, आप उनको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।